हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है क्रैक साला यूट्यूब चैनल पर। जो लोग कल से रेगुलर होंगे उनको पता है क्रैक साला की तरफ से ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें करंट अफेयर के डेली 2 सेशन होते हैं। पहले सेशन में हम लोग करंट अफेयर का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। दूसरे सेशन में जो हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिसमें अभी हम लोग जनवरी 2026 मंथ का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल बिगिंस इन नागालैंड। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल बिगिंस इन नागालैंड। आप लोग एग्ज़ाम जो लोग पहले दे चुके होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखे होंगे फेस्टिवल्स और फेयर्स पे सवाल आता है। फेस्टिवल्स और फेयर्स पे सवाल आता है, तो इसलिए ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से याद क्या रखना है? पहली चीज़ तो यही याद रखनी है आप लोग को कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है। तो क्या आंसर दोगे? नागालैंड। रुसोमा क्या है? रुसोमा बेसिकली एक विलेज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनकी जीविका जो है वो ऑरेंज के कल्टीवेशन से चलती है। ऑरेंज ऑर्किड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ऑरेंज की खेती के लिए ये रुसोमा जो गांव है नागालैंड का वो बहुत फेमस है। अबंडेंस ऑफ रुसोमा, ये इस फेस्टिवल की थीम थी। अगर थीम पूछ लिया तो एबंडेंस ऑफ रुसोमा। थोड़ा सा थीम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आजकल आप देखो कोई भी यूपीएससी का पेपर ले लो, यूपी पीसीएस का ले लो, बिहार पीसीएस का ले लो, जो शिफ्ट हुआ है वो ट्रेडिशनल वन लाइनर क्वेश्चन से हट के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग को सही करना है तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ऑरेंज कल्टीवेशन इज़ द प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी। मतलब कि इस गांव के मोस्टली लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? ऑरेंज की खेती से चलाते हैं। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, सवाल एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि रुसोमा नाम का गांव, रुसोमा विलेज किस स्टेट में है जो कि ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, नागालैंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, नागालैंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हर साल जनवरी में ही मनाया जाता है, हर साल जनवरी में ही मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा भी गया है कई एग्जामिनेशन में बार बार कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है देखिए बेसिकली एक ये बर्ड का नाम है जो नागालैंड में पाई जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, देखो जो कभी हम लोग जो करंट अफेयर्स में कोई स्टेट का नाम पढ़ते हैं तो उससे बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। और ख़ास करके ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इस पे आजकल सभी कमीशंस का ध्यान गया है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं। तो नागालैंड को सबसे पहले स्टेट कब मिला? 1963 में। 1963 में ये भारत का 16वां स्टेट बना, भारत का 16वां स्टेट बना। आप लोग जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे पॉलिटी में तो ये चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कब कैसे कौन से स्टेट फॉर्म हुए। अब देखो अगर पॉलिटी में तुम लोग ध्यान दिए होगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स आते हैं। तो नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है?
नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 371A। आर्टिकल 371A। ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ पे बता रहा हूं मैं, वो ध्यान रखना तुम लोग। जब किसी भी आर्टिकल के आगे हम लोग ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब वो आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था। ओरिजिनल इसका मतलब ये किसी अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 371 कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कुछ स्पेलिंग्स गलत लिख दे रहे हैं, ऐसे जल्दीबाजी। थोड़ा सुनने पे ध्यान दो। ये जो लिखा हुआ है, आप क्रैकशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्रैकशाला का टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल क्रैकशाला नाम से है। वहाँ पे ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेरे बोलने पर ध्यान दो और हो सके तो क्लास में नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप करो। ठीक। और नागालैंड के बारे में और क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग याद कर सकते हैं? कभी कभी पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, ये भी ध्यान रखना। हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड क्या हो जाएगा? माउंट सरामती। ये भी आपका एक GS में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माउंट सरामती। फिर नागालैंड से और क्या चीज़ें हम लोग याद कर सकते हैं? और क्या चीज़ें नागालैंड से पूछी जा सकती हैं? जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं कि नागालैंड में कितनी असेंबली सीटें हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? तो कितनी सीट हैं? 60। लोकसभा में कितनी सीट है? 1। और राज्यसभा में कितनी सीट है? ये भी है 1। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक। फिर उसके बाद और क्या चीज़ याद किया जा सकता है? नागालैंड का क्या अपना कोई हाई कोर्ट है क्या? नागालैंड स्टेट के पास अपना कोई हाई कोर्ट है क्या? नहीं सर, नागालैंड के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसी का एक कोहिमा बेंच है। मतलब ये किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? नागालैंड का ज्यूरिसडिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसकी एक कोहिमा बेंच इस्टेब्लिश की गई है। नागालैंड के सारे मैटर वही असम हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट सुनता है। ठीक। फिर उसके बाद और क्या नागालैंड में और क्या चीज़? नागालैंड में ढेर सारे ट्राइब्स हैं, अभी उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट जो बार बार रिपीट होते हैं ताकि तुम नागालैंड का नाम सुनो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एक बार रिकॉल हो जाए। देखो एक्टिव रिकॉलिंग ही बेस्ट वे है। कभी भी कोई भी नहीं तो आप रिकॉल नहीं करोगे, बार बार रिकॉल नहीं करोगे चीज़ों को, तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। एक चीज़ और यहाँ से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन टांकी नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये भी नागालैंड में है। तो कभी भी अब एग्ज़ाम में सवाल देखना कि इन टांकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो नागालैंड तुरंत चमक जाना चाहिए। आपकी आंखों में नागालैंड जो है तुरंत चमक जाना चाहिए। ठीक। और कुछ और भी चीज़ें तो याद करने को बहुत हैं, लेकिन अभी मैंने वो बताया जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि नागालैंड आप स्टेट सुनो तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, 1963 में इसको स्टेटहुड मिला।
ठीक है। स्पेशल प्रोविजन नागालैंड के लिए कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 371 में है। लोकसभा राज्यसभा में एक एक सीटें हैं। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट सरामती है। इसका जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये नागालैंड में है। तो ये सारी बातें नागालैंड के बारे में ध्यान रखना। और नागालैंड हम लोग पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि नागालैंड का जो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है उसकी शुरुआत हुई थी अभी। ये इस फेस्टिवल का 5th एडिशन है। ये इस फेस्टिवल का 5th एडिशन है। इतना कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना ये रोसोमा विलेज जो है वो किस लिए फेमस है, ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए फेमस है। और कहाँ पर है, नागालैंड के लिए है। ठीक। अगली जो खबर है हमारी, मेघालयाज लिविंग रूट ब्रिजेस नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को लिस्ट। यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत ने, इंडिया ने इसको नॉमिनेट किया है। अब देखिए यूनेस्को इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, यूनेस्को इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। इसी का दूसरा नाम लोकल लैंग्वेज में इसको ल्यू चराई बोलते हैं, ल्यू चराई या जिंग किंग जी। ये लोकल लैंग्वेज का नाम है, ये लोकल लैंग्वेज का नाम है। लेकिन लिविंग रूट ब्रिज हो सकता है अगर एग्जामिनर का मन है थोड़ा टफ बनाने का तो ये नाम दे दे, तो इसको जो भी पढ़ना हो, जे याद रखना हो, ल्यू चराई याद रखना हो, जैसे भी याद रखना हो यार। ये देखो ये डायग्राम लिविंग रूट ब्रिज, ये बेसिकली एक तरह का रबर ट्री होता है, रबर ट्री, उसके रूट्स से ये ब्रिजेस बनाते। कौन बनाता है, यहाँ के खासी और जयंतिया ट्राइब्स, खासी और जयंतिया ट्राइब्स। ये कहो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन का, नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। ठीक। तो अब देखो जैसे हम लोग नागालैंड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े थे, तो वैसे हम लोग थोड़ा सा मेघालय के बारे में भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मेघालय नाम का ही मतलब होता है, मेघालय नाम का ही मतलब होता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। और जैसा आप लोग जानते होंगे मेघालय में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा हर सीजन में बारिश होती रहती है। मेघालय का कैपिटल क्या है, शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। तो ये भी ध्यान रखना कि किस स्टेट की कैपिटल को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं, तो आप कहोगे सर मेघालय की कैपिटल शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है। स्टेट कब बना था, स्टेट कब बना था, फुल स्टेट बना था ये 1972 में। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि स्टेट जो ये कि नागालैंड 1963 में बना, मेघालय 1972 में बना, उसके पीछे एक रीज़न है। कभी कभी क्रोनोलॉजी दे देता है कि कौन सा स्टेट कब इस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा स्टेट कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर जैसे 4 ऑप्शन दिया उसमें हमें 2-3 का भी याद है, तो चौथा अपने आप हम लोग उसमें क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे दो तो एक आध क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। फिर मेघालय की बात करें तो मेघालय में और क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है बाल पाकरम नेशनल पार्क, बाल पाकरम नेशनल पार्क। ये याद रखना, ये कहाँ पे है, मेघालय में। दूसरा नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है, मेघालय में है। तो ये दो नेशनल पार्क का नाम याद रखना। अब बात करें मेघालय की और क्या चीज़ें याद रख सकते हैं मेघालय में, खासी जयंतिया ट्राइब्स बता ही दिया,
मेघालय में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है नहीं जो याद रखने लायक हो, ठीक है। और इसमें मेघालय में आप क्या याद, बाल फाकरम याद रखना, नोकरेक याद रखना, शिलोंग याद रखो कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है। लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में, ठीक। ये सारी चीज़ें मेघालय के लिए आपको याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ और जरा बताना, एक चीज़ और जरा बताना, कभी सिक्स स्केड्यूल का नाम सुने हो क्या, कभी सिक्स स्केड्यूल का नाम सुने हो, सिक्स स्केड्यूल। क्या नागालैंड जैसे हम लोग पढ़े तो अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है, क्या नागालैंड सिक्स स्केड्यूल में आता है क्या? तो याद कर लो, अभी ध्यान कर लो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्स स्केड्यूल में केवल ये 4 स्टेट आते हैं। बाकी जगहों के, बाकी स्टेट में, बाकी ये बेसिकली सिक्स स्केड्यूल होता किस लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये जो 4 स्टेट हैं, ये जो 4 स्टेट हैं, ये जो 4 स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर बनाया जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ताकि यहाँ के ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एडीसीज बनाए जाते हैं सिक्स स्केड्यूल के अंडर। तो सिक्स स्केड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सॉरी, तो क्या नागालैंड सिक्स स्केड्यूल में आता है क्या? नहीं। तो सर सवाल ये आता है कि नागालैंड जैसे जो स्टेट हैं वहाँ के ट्राइबल एरिया को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? तो उसके लिए जवाब क्या आता है, उसके लिए जवाब ये आता है कि सर वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ को या स्केड्यूल एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है वो दिया हुआ है फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल। और फिफ्थ स्केड्यूल में एक चीज़ याद रखना, टोटल कितने स्टेट्स आते हैं, 10 स्टेट्स। सिक्स्थ स्केड्यूल में कितने स्टेट आते हैं, 4। फिफ्थ स्केड्यूल में कितने स्टेट आते हैं, 10। तो ये दोनों बातें याद रखना, ठीक। क्या मेघालय के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न है क्या, मेघालय के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेशल प्रोविज़न मेघालय के लिए नहीं दिया गया है, मेघालय के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। नागालैंड के लिए था क्या? तो अभी आपने पढ़ाया सर आर्टिकल 371A। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यहीं क्लास करते करते बैठ जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी चलो क्लास को देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें याद क्या करना है। तो यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके काम की नहीं हो, जो आपके काम की नहीं हो। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो भी बात बोली गई है इस क्लास में, इसको याद रखो। और थोड़ा सा इन 2 सेशन में, जो पहला सेशन ये जो करंट अफेयर का, दूसरा सेशन एमसीक्यू का, थोड़ा सा आप लोग एक हफ्ते बस रेगुलरिटी बना लीजिए। देखिए आप लोग को क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, देखो कोई मेरे पास जादू मंत्र तो है नहीं, न कोई ऐसा कोई स्कीम है कि मुझे पता हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। हाँ,
लेकिन इस पे तुम रेगुलर रहते रहो और फिर बाद में अगर तुम कोई टेस्ट सॉल्व करते हो या अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम है आप लोग का, तो इस क्लास की रेगुलरिटी का फ़ायदा दिख जाएगा। 10 दिन रेगुलर रहो, देखो आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे, साथ साथ में जीके के, जीएस के इतने ढेर सारे सवाल यहाँ पे कवर होंगे कि आप कहोगे कि सर ये सेशन बहुत ही अच्छा। और साथ में देखो, ये टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और डिटेल नोट्स मिल जाएगा। साथ में कमेंट में, नीचे कमेंट में अगर कोई चीज़ है जो ना समझ में आए या कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट में आप उसको लिख दे, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुधार कर लेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज आर्टिकल है वो क्या है, नीति आयोग से रिलेटेड है कि नीति आयोग लॉन्चेस संपूर्णता अभियान 2.0। संपूर्णता अभियान 2.0। तो संपूर्णता जो अभियान है, संपूर्णता अभियान जो है, संपूर्णता अभियान जो है वो क्या है। सबसे पहली चीज देखो, सवाल ये पूछेगा कि संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया, तो ये ध्यान रखना, नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया। है क्या? A 3-month nationwide campaign aimed at achieving saturation of critical development indicators in aspirational districts and aspirational blocks। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का मतलब आप लोग समझते हो। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बैकवर्ड हैं, थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर्स पे लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, इन सब मामलों में जो डिस्ट्रिक्ट, जो ब्लॉक पिछड़े हुए हैं, तो उनमें हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, उनके प्रति डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए नीति आयोग ने अभी ये संपूर्णता अभियान 2.0 चलाया है। संपूर्णता अभियान 2.0 चलाया है। तो सवाल यही पूछ सकता है आपसे कि संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। किस लिए है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए है। अगर सर ये 2.0 है तो संपूर्णता अभियान 1 कब लॉन्च हुआ होगा, ये दूसरा अगर एडिशन है तो 1 कब लॉन्च हुआ होगा। 1 लॉन्च हुआ था 2024 में, ये याद रखना, सितंबर 2024 में। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का तो पहले फुल फॉर्म बताओ। नीति आयोग का तो पहले फुल फॉर्म बताओ। कोई बता सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया। नीति आयोग जो है कब बना था? नीति आयोग कब बना था? 2015 में, इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। ठीक, ये प्लानिंग कमीशन जो पहले भारत में ये डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखता था, प्लान्स करता था कि कैसे इन चीज़ों पे वर्क किया जाए, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता था? प्लानिंग कमीशन देखता था। बट 2015 में प्लानिंग कमीशन को
बंद कर दिया गया, उसके प्लेस पे ये नीति आयोग को लाया गया, ताकि नीति आयोग को लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था इंडिया का ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन बेसिकली जो था वो थोड़ा लिमिटेड उसकी एक्टिविटीज थी, तो नीति आयोग एज अ बॉडी मतलब हायर डेलिब्रेशन बॉडी बनाया गया। कब बना? जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? और ये चीज भी देख लो, नीति आयोग का चेयरमैन जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, जो कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये क्या है? चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? सुमन बेरी। सुमन बेरी। सीईओ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है नीति आयोग की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये एक आईएएस है, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर अभी रिसेंटली बनाई गई है, निधि छिब्बर। डबल एच लगा लो, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं। अरे लिखने से ज़्यादा बोलने पर ध्यान दो, लिखने से ज़्यादा बोलने पर ध्यान दो। ठीक, ये हो गया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीईओ। नीति आयोग बता ही दिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली ये एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लानिंग कमीशन की जगह 1 जनवरी 2015 को आया था, ये 1 जनवरी 2015 को आया था। संपूर्णता अभियान किस लिए है? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। पहला संपूर्णता अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2024, सितंबर 2024 में। दूसरा 2026 में। ठीक है, अगला देखो, अगला जो न्यूज़ है हमारे पास वो है 25th भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव क्या है? देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। थिएटर फेस्टिवल, थिएटर मतलब जहाँ प्लेस किए जाते हैं, एक्टिंग की जाती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। ठीक, ये इस बार कहाँ पे हुआ? एनएसडी न्यू दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, एनएसडी ने 2 नए डिजिटल इनिशिएटिव भी लॉन्च किए, रंग आकाश और नाट्यम। नाट्यम क्या है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नाट्यम नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो जवाब क्या हो जाएगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, और रंग आकाश क्या है? एक ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन है। ये भी किसका है? एनएसडी का है। ये भी किसका है? एनएसडी का है। ताकि अब इसका फायदा क्या होता है? ताकि लोगों के बीच में थिएटर के प्रति थोड़ी सी जागरूकता बढ़े, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर देखें, थिएटर कलाकारों को समझें। बस इस वजह से ये एक महोत्सव कराया जाता है। कहाँ पे हुआ? तो एनएसडी न्यू दिल्ली में हुआ। सवाल देखो यहाँ से सीधे यही पूछ लेगा कि भारत रंग महोत्सव 2026 का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है? ग्रंथ कुटीर, ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। ये भी देखो, ग्रंथ कुटीर क्या है? ग्रंथ कुटीर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो भी भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 11। जो भी इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उससे रिलेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स का कलेक्शन यहाँ रखा गया है। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। ठीक, देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन।
इसका एम क्या है? द एम ऑफ डेवलपिंग ग्रंथ कुटीर इज टू इन्हांस अवेयरनेस among the citizens regarding the rich cultural and literary heritage of India। भारत की जो समृद्ध विरासत है, जो समृद्ध कल्चरल लिगेसी है, उसका प्रचार करने के लिए, लोग उसको जाने, लोग उसको समझें, तो इसलिए ये ग्रंथ कुटीर जो है राष्ट्रपति भवन में बनाया गया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 11। तो अगर आपसे पूछे कि ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे? ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज पूछता है तो क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो क्या है? तमिल। तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज कब बनाया गया? तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। कब दिया गया? 2004 में। भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज, भारत का पहला क्लासिकल लैंग्वेज। अभी लेटेस्ट जो है 2024 में, और 2024 से पहले ये सवाल पूछते आपसे कि कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो कितना बताते हैं? केवल 6। लेकिन 2024 में 5 और लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। अब कौन कौन सी 5 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है, इसका नाम थोड़ा सा देख लेना, याद रखना। मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, और बंगाली। ठीक, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ये 5 लैंग्वेजेस को 2024 में 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड ऑन किया गया। ठीक, अगर ये सवाल पूछ ले कौन सी मिनिस्ट्री क्लासिकल लैंग्वेज डेजिग्नेट करती है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो क्लासिकल लैंग्वेज वो करती है, इसको रिकॉग्नाइज करती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो हमें अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि 1500 से 2000 साल पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए इस लैंग्वेज की, इतने उसमें टेक्स्ट होने चाहिए, इतने मैन्यूस्क्रिप्ट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, राष्ट्रपति भवन आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है। जैसे राष्ट्रपति भवन का एक हॉल है, गणतंत्र हॉल, दरबार हॉल। तो दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रख दिए हैं? गणतंत्र मंडप। अगर यही पूछ लेता एग्जाम में कि गणतंत्र मंडप किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड है। एक अशोक हॉल था, अशोक हॉल हुआ करता था राष्ट्रपति भवन में, उसका भी नाम अब क्या कर दिए हैं? अशोक मंडप। जब राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति भवन की बात हो रही है, दरबार हॉल का नाम हमने देख लिया, गणतंत्र मंडप हो गया, तो जरा ये बताओ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन है? यही होती है एक्टिव रिकॉलिंग, कि प्रेसिडेंट पढ़े तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आपको याद रहना चाहिए कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन तो आर्टिकल 52 में है, अगर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन आर्टिकल 52 में है। तो जरा ये बताओ कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू ओथ लेता है? तो जवाब आना चाहिए आर्टिकल 60, जवाब आना चाहिए आर्टिकल 60। और एक बहुत ही आसान और बार बार रिपीट होने वाला सवाल कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? तो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। एक सवाल और बार बार रिपीट होता है, पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में दिया गया है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो क्या जवाब होगा? आर्टिकल 72। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। 61, 60, 52, 72 ये सब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इम्पीचमेंट और पार्डनिंग तो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। कभी भी ये समझ लो ऐसा सवाल है कि कभी भी अचानक से पूछ सकता है, कभी भी अचानक से पूछ सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो क्या बताओगे? याद कर लो, 35 LOC प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के लिए ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। 35 LOC का मतलब 35 ईयर्स ऑफ एज, साथ ही और सी शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दोनों में दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। तो 35 LOC याद कर लो, 35 ईयर्स ऑफ एज, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। प्लस ओ का मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी लाभ का पद, ऐसा पद ना हो जिससे डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफिस रिलेटेड हो। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अगला जो हमारे सामने आर्टिकल है वो क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया गया। क्यों? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि 16 जनवरी से हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, क्योंकि 2016 में इसी दिन स्टार्टअप इंडिया नाम की स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टअप इंडिया नाम का स्कीम लॉन्च किया गया था 2016 में, 2016 में। तो उसके 10 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए इस बार प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नया एडवेंचर करते हैं, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक, देखो ये स्कीम से भी जुड़ा सवाल, स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, कौन सी स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। तो कुछ जैसे स्टार्टअप इंडिया पूछ दिया तो किस ईयर में? 2016 में। स्टार्टअप इंडिया बेसिकली है क्या? भारत में एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए, एक इंटरप्रेन्योरशिप वाला इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए अब 16 जनवरी को क्या नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। अगर ये बोला जाए कि स्टार्टअप इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ
स्कीम में दो चीज़ें याद रखना है हमेशा, जब भी हम कोई स्कीम पढ़ेंगे तो दो चीज़ें जरूर देखेंगे। पहला कि किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, दूसरा कब लॉन्च हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम यही देख लेते हैं जो बार बार अभी कल की क्लास में, जो लोग कल की क्लास में पढ़े हुए, उड़ान स्कीम के बारे में बात हुई थी, उड़े देश का आम नागरिक। ये भी देखो 2016 में इसके भी 10 साल पूरे हो गए। ये भी 2016 में लॉन्च किया गया था, तो इसके भी 10 साल पूरे हो गए हैं। कौन से मिनिस्ट्री का था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो देखो जिसका 10 साल, कोई ऐसी स्कीम है जिसका 10 साल 15 साल पूरा हो गया, तो इस साल जो भी एग्ज़ाम होगा आगे, बिहार पीसीएस हो आप लोग का, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2026 में, जो भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसी स्कीम्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ऐसी एक और स्कीम याद रखना, पीएम उज्ज्वला योजना। ये भी कब लॉन्च की गई थी? 2016 में, तो इसके भी 10 साल पूरे हो गए हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना किस लिए था? बेसिकली आजकल जिस चीज़ की शॉर्टेज चल रही है, एलपीजी के लिए। उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है? एलपीजी के लिए। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो मिनिस्ट्री जो है स्कीम की, अगर स्कीम का आपको ऑब्जेक्टिव पता है, अगर अपने आप को हमें ये पता है कि ये स्कीम का पर्पस क्या है, एम क्या है, तो मिनिस्ट्री जो है हम लोग ऑप्शन देख के गेस भी कर सकते हैं। उड़ान बता दिया मैंने, स्टार्टअप इंडिया बता दिया, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम जिसके 10 साल 15 साल पूरे हो रहे हो। तो ऐसा, और या तो इस गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है कुछ याद रखना, जैसे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था? डिजिटल इंडिया स्कीम, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 2015 में, 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ, अगर इसकी मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और कोई इंपॉर्टेंट स्कीम? जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? जनधन योजना, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बार बार हम लोग न्यूज़ में देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट भी इसका बहुत प्रचार करती है, तो इसलिए इन स्कीम्स का हमें लॉन्च डेट याद होना ज़रूरी है। कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्ट्री क्या है ये तो गेस कर सकते हो। जनधन योजना किस लिए थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, कि सभी के पास खाता हो, सभी के पास खाता हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम लोग गेस कर सकते हैं किसकी हो सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हो सकती है। ठीक, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर कोई स्कीम आप लोग देखो न्यूज़ में, तो उसकी मिनिस्ट्री, उसका बेसिकली एम या पर्पस क्या है, एम या पर्पस क्या है इस स्कीम का, और कब लॉन्च किया गया, ये सारी बातें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा आज का, यही लास्ट भी है,
इसके बाद क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। क्या है? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल क्यों न्यूज़ में था अभी? सोमनाथ टेम्पल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी 2026 को 11 जनवरी 2026 को सोमनाथ मंदिर में गए थे और उस दिन को बोला गया क्या? सोमनाथ स्वाभिमान दिवस। सोमनाथ स्वाभिमान दिवस। बेसिकली ये इवेंट किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि सोमनाथ मंदिर में जब पहली बार 1026 में महमूद गजनी ने अटैक किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में अटैक किया था। अब क्या चल रहा है? 2026। तो इसके 1000 साल पूरे हो गए। 1000 साल पूरे हो गए, तो इसलिए। और ये जो स्वाभिमान दिवस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि 1000 साल पहले भी मंदिर पे अटैक हुआ, सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर जो है सरवाइव कर रहा है। ये इंडिया की कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, इंडिया के सिविलाइजेशनल स्पिरिट को दिखाता है, इंडिया की कल्चरल रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि इतने आक्रमण के बाद, इतने अटैक होने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर जो है अपनी जगह पे अभी भी स्थापित है। तो उसको ही वो अपना वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए ये सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मनाया गया। ठीक है। देखो टेम्पल आर्किटेक्चर पे, जब टेम्पल की बात होती है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर पे हमेशा सवाल, जो एक आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर देखो बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है या जो मंदिर है, बेसिकली उन्हें दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला नागर स्टाइल, दूसरा द्रविड़ स्टाइल। नागर स्टाइल जो है नॉर्थ इंडिया में, और दूसरा जो है द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में। अगर ये देखा जाए कि सोमनाथ टेम्पल किस स्टाइल का है, तो सोमनाथ टेम्पल भी नागर स्टाइल का है। नागर स्टाइल का ही एक कैटेगराइजेशन है, उसी को एक कैटेगराइजेशन है मारू गुर्जरा स्टाइल। ये नागर का ही वेरिएशन है। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसका वेरिएशन है, गुजरात वाले एरियाज में ये देखने को मिलता है। तो सोमनाथ टेम्पल जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो यही है, ये नागर स्टाइल का टेम्पल है। और इंडियन टेम्पल्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, नागर और द्रविड़। हालांकि एंशिएंट टाइम में फिर नागर और द्रविड़ की कुछ स्पेसिफिकेशंस को मिला के, दोनों का कुछ मिक्सिंग करके एक वेरसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल भी डेवलप हुआ था, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट था। तो नागर थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब जब नागर और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नागर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते, क्या चीज़ इसको द्रविड़ से अलग बनाता है। तो देखो जो नागर स्टाइल का टेम्पल होगा, ये डायग्राम में देख सकते हो कि हमेशा इसमें स्टेप्स होते हैं। ये एक ऊंचे चबूतरे, पहले एक नीचे बेस बनता है, एक चबूतरा बनता है, उसके ऊपर जो है ये मंदिर बनाया जाता है। तो यहाँ तक मंदिर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका स्पेसिफिकेशन है। फिर जो नागर स्टाइल का टेम्पल होता है, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं शिखर।
शिखर। और शिखर जो है ये कई साइज के होते हैं, जैसे देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये और छोटा है। तो जो सबसे बड़ा वाला शिखर होता है, जो सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा शिखर होता है, उसके बीच में जो मेन आइडल है, मेन डिटी है, जो मेन आइडल है जिसका मंदिर है, या जो मेन डिटी है जिस देवी या देवता का मंदिर है, उसकी मूर्ति जो है ये सबसे लंबे वाले टावर के नीचे रखी जाती है। इसको बोलते हैं गर्भगृह। तो ये एक इसका स्पेसिफिकेशन है नागर स्टाइल का। और द्रविड़ स्टाइल में देखेंगे तो द्रविड़ स्टाइल में जो है एक पहले तो जैसे नागर में एक बेस होता है, लेकिन द्रविड़ स्टाइल में पहले एक चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है, एक दीवार बनाई जाती है। फिर उसके अंदर जो है मंदिर का निर्माण होता है, उसके अंदर मंदिर का निर्माण होता है। और इस दीवार पे एक जो मेन गेट बनाई जाती है, ये तो बाउंड्री हो गई। तो अब एंट्री के लिए जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम, इसको बोलते हैं गोपुरम। तो ध्यान रखना गोपुरम किसको बोलते हैं। देखो ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये चारों तरफ दीवार है और यहाँ पे ये मेन गेट है, इसको बोलते हैं गोपुरम। तो गोपुरम किसको बोला जाता है, गेटवे को, गेट को। ठीक, अब ये देखो, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में शिखर बोल रहे थे, ये जो मंदिर का मेन हिस्सा है, यहाँ पे इसको विमान बोला जाता है। और इस मंदिर की मेन है एक कलश स्टाइल में या किसी स्टाइल में, यहाँ पे एक इसके टॉप वाले हिस्से को ये बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं। तो शिखर नॉर्थ इंडिया में बोला गया शिखर, यहाँ पे बोला गया विमान। नॉर्थ इंडिया में बोला गया शिखर, यहाँ पे बोला गया विमान। जो मेन स्ट्रक्चर है मंदिर का उसको विमान बोलते हैं। एक और क्या खासियत है इसकी कि हमेशा मोस्टली अगर देखो तो जो साउथ इंडिया के टेम्पल होंगे वहाँ पे टेम्पल के पास में आपको एक वाटर रिजर्वायर या टैंक या कोई तालाब या पॉन्ड ये जरूर मिलेगा। ठीक, तो ये सारा डिफरेंस है। अब देखो एक जो मेजर डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है नागर और द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल में, वो ये है कि बहुत से जगह पे आप देखो, जैसे नागर स्टाइल में क्या हो रहा था, जो शिखर था, जो सबसे लंबा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, उसके नीचे गर्भगृह बनाया जाता था। लेकिन जब साउथ इंडिया में देखोगे तो इसमें वेरिएशन आता है। और कई मंदिर तो ऐसे हैं कि जो सबसे छोटा वाला विमान होगा, जो सबसे, क्योंकि यहाँ तो विमान बोलते हैं, शिखर बोलते नहीं हैं, यहाँ विमान बोलते हैं, जो सबसे छोटा विमान है उसके नीचे गर्भगृह। और गर्भगृह क्या होता है, ये प्लेस होता है जहाँ पे मेन डाइटी, जो मेन देवता हैं, उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। मंडप क्या होता है, मंडप बेसिकली मूर्ति, जो मेन देवी देवता जिसका मंदिर है उसकी मूर्ति के आसपास का एरिया, जहाँ बैठ के लोग भजन कीर्तन प्रेयर कर सकें, वो वाला एरिया जो है उसको बोलते हैं मंडप। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोग को। और आज का सेशन कैसा लगा, कोई सजेशन हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो कोई दोबारा सुनना चाहता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना, और नीचे कमेंट्स करके आप लोग अपने फीडबैक या सजेशन कुछ भी हो तो वो दे सकते हो, ताकि हमें भी तो पता चले। अगर हम लोग ये लगातार इस साइड से बोल रहे हैं तो कोई तो माध्यम होना चाहिए कम्युनिकेशन का। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कमेंट कर दो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, या कोई चीज़ आपको लगा कि नहीं ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग में भी सुधार की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें आप लोग कमेंट में बता सकते हो। दूसरा, अगला सेशन इवनिंग में इसी के बेस्ड हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।